एग्जाम्पल नहीं की हुई, जाओ फिर करो जाके एग्जाम्पल्स करो पहले सारी। तो आज जाके कर लूंगा। नहीं, कल भी तुमने छुट्टी मारी इसलिए मारी तुमने। चलो शाबाश। लेक्चर ले लिया। क्या ले लिया लेक्चर? नहीं, चलो शाबाश। अच्छा मैं कहाँ आता तुम्हें? तुम छुट्टी मार जाते हो, काम नहीं करते हैं। तो ये मैंने कहा साथ साथ चैप्टर कर। नहीं, ये साथ ही किया मैंने। साथ क्या किया है? ये वाला कल तुमने छुट्टी मार ली, टेक्स्ट की क्लास पढ़ के तो भाग गया था, मैंने तुझे देख लिया था। हैं? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती है? बहुत ज्यादा पैसा आ गया अम्मी अबू के पास। हैं जवान? क्या कहते हैं, तेरी बेइज्जती रिकॉर्ड हो रही है, लाइव रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 और 12 ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। ये उठा लो बेटा, गिरा दिया आपने नीचे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई मसला मसाइल जी होमवर्क दिया हुआ था आपको। क्वेश्चन नंबर 10 और 12। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 और 12 में कोई मसाइल जी। कोई मसला नहीं? अच्छा, अभी कर रहे हैं। काम क्यों नहीं करते यार? काम किया करें। क्वेश्चन नंबर 10 आपने, आप कल नहीं आई थी। तुम बहुत छुट्टियां करती हो, तुम भी बहुत बीमार होती हो। तो जाके घर बह के पढ़ फिर चुप करके, जिथों आई हैं। 10 और 12 अवाम बड़ी लापरवाह आ चुकी है। एडी बीमार होती है, एडी बीमार होती है। ये भी लापरवाही है ना, जिस वजह से आप बीमार होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कोई मसला मसाइल जी जवान? 10 में कोई मसला नहीं है जी। टैली तो आंसर तो इसका अवेलेबल नहीं है, आपके पास आंसर नहीं आया। अच्छा, तो आपका अपना आंसर टैली कर गया है? हाँ, आंसर मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के, नोट कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर, यार आंसर भी दे रहे हैं, काम इतना ज्यादा है और टाइम मेरे पास होता नहीं, क्या बनेगा। जी, क्वेश्चन नंबर 10 किस अटेम्प्ट का है? स्प्रिंग 2016। एवको मेथड का है जी। ईपीयू का ये जवाब है, ये ले जी। क्वेश्चन नंबर 10 में ईपीयू का ये जवाब है। ऐसे ही है, चेक करो, यही है। कॉस्ट पर यूनिट,
ये कॉस्ट पर यूनिट का जवाब है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 868। नहीं, यहां पे पूरी लेते हैं कॉस्ट है। और अगर हम और नहीं यार है, जाने दे ऐसे जी। दूसरी तरह कैसे, कॉमन लेके किया है तो कॉमन ले लो तो ये जवाब छोटा आ जाएगा, 0.053 कुछ आ जाएगा, 0.88 आ रहा है, वो तरीका ही गलत है। कॉस्ट को कभी राउंड करना ही नहीं, जब पर यूनिट निकालना है, यूनिट राउंड नहीं है, या फिर यूनिट भी राउंड करो। पूरे में 873.2 ए वेख लो, देखो ना ताड़ी गलती कितनी है, आप अपनी गलती खुद चेक करें। मटेरियल की कॉस्ट 2713 ली होगी आपने, 12 लिया है, 13 लिया है मैंने तो, है 12 है, 000। अच्छा, ये 10 मिलियन है, और स्क्रैप हाँ 125,000, 535.24। और अगला 3 सिफर लो ना साथ, 1499,000। हम्म, 10वां सवाल देखो जी। 10वें सवाल का जो डेटा है वो है 2712,000। कैलकुलेटर दो जरा मुझे, 2712,000। हाँ भाई, एग्जाम्पल पूरी कर ली हुई है तुमने, कल क्यों नहीं आए, क्या मसला था तुम्हें, हैं? तो आज पूरी हैं? 10वां सवाल दिखाओ, होमवर्क जो दिया था कल। नहीं, झूठे, रजिस्टर नहीं बोला यार, तुमने काम ही नहीं किया हुआ था, इसीलिए तुमने छुट्टी मार ली, और आज भी काम नहीं करके आए हैं। तो भाई मेरा क्या कसूर है, तुम कभी आ जाते हो कभी नहीं आते। अब मैं 2 लोगों के लिए यहाँ बैठा रहा हूँ, छुट्टी करा देनी है ताड़ी, सारे उत्थे पा देना दूसरे ग्रुप च। हाँ, तुसी आंदे नहीं, मैं इथे पागल है, 2 लोग ही लेके बैठा रहा है, 2 बच्चे। ते ना काम कर दे हो। 529 मेरे पास ये आ रहा है, 529.9789 ये आ रहा है मेरे पास, है जी। 2712 है, अगर 2712 हो चेक करो। फाइव 29.9789 ये आ रहा है, और नीचे वाला 1499.5 है। कैसे, दिखाओ जरा मुझे, दिखा जरा, फिर लपड़ पैना चाहिए ना, तो फिर उन की करिए दस तेरा 57 देखना नहीं की कर रहे हैं उथे, हैं जी। 21.475 जी, 2 बच्चे बैठे हुए हैं। कल किधर थे भैया आप, क्यों, क्या मसला था, तो फिर आज दिखाओ काम, 10वां सवाल दिखा, होमवर्क 12वां दिखाओ, काम किया है, आज किए काम। तो इस तरह तो फिर आपको मैंने निकाल देना क्लास से, सारी क्लास चुक के मैं मर्ज कर देनी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, या करो पढ़ो बैठ के फिर, हैं? मैं 2 लोगों के लिए बैठा रहूंगा यहाँ, इतना फारिग टाइम है मेरे को, हैं? की कहना है,
भाई तुम्हारे लिए मैं बैठा रहूंगा, तुम्हारे इंतजार में कि नवाब साहब आएंगे तो क्लास पढ़ानी है मैं। जो काम नहीं किया छुट्टी मार जाओ, शर्म करो। जो दिल चाहता मुंह चुक के आए, पार्क है ये कोई क्लास है? नहीं समझ आती। दो लोग बैठे सी कल, दो तीन बस, ते बाकी आवाम छुट्टी मार गई। उथे आ जाओ, मेरी भी मेहनत डबल ना हो, ठीक है, मैं एक दफा रिकॉर्ड करके चलो जान छुड़ावा। कदी इथे आ गए, कदी उथे आ गए, कदी नहीं आए। सही है भाई, सानू ते बन्ने है ना तुसी, नवाब के पुत्रों का इंतजार करिए। ये आता है 867.9999। ये आता है भाईजान। अब इससे कॉस्ट जो आएगी, हाँ भी खातून, ये आता है 867.99, जो कि तकरीबन 868 ही बन जाता है। अब आपका फिर आ रहा होगा 0.868, तो ठीक है कोई नहीं, 0.868। 12वां सवाल चेक कराओ। हेलो, आज भी छुट्टी करो, जाओ, चल शाबाश, निकलो निकलो। नहीं मैं तुम्हें काउंट ही नहीं कर रहा। हाँ जी, 10वें सवाल में एंट्रीज थी शायद। चलो आज भी छुट्टी मारो फिर। जी ये ठीक है, थाउजेंड्स में राउंड किया हुआ है। जी चलो 175, ये ठीक है। एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट है, नॉर्मल गेन की कॉस्ट ये आती है 175,15624। ये 867.999 किया, 868 ले ले, इधर ले लें 529.9789, और इधर 338.0। चलो 125, ठीक है। ये एंट्रीज बनेगी। इसके बी पार्ट में मेरा ख्याल है एंट्रीज मांगी थी, पार्ट ए में उसने ईपीयू वगैरह कहा था। हाँ जी, ईपीयू मांगा था, और क्या मांगा हुआ था? कॉस्ट पर यूनिट मांगी थी बस। पार्ट बी में एंट्रीज मांगी थी, तो इसमें प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाना था। अगर आपने प्रोसेस अकाउंट बनाया तो वो वर्किंग में तो बना सकते हैं, मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। प्रोसेस अकाउंट मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, वजह मांगा ही नहीं। जी टैली कर गया बेटी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आए। क्वेश्चन 12 पर आए, 12। हाँ जी, अब ये किया ही नहीं आप लोगों ने। किसने किया है? आपने किया है? चेक कराओ कॉपी अपनी जरा, अभी बता देते हैं सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, स्प्रिंग 2021 का। बैठे अपनी सीट पे, मैं देख के बताता हूँ। इसमें प्रोसेस अकाउंट तो मांगा नहीं उसने बेटा, जो मांगा हो ना वो करते होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने थे, तो 16,000,
3000 और 1800 और इंस्पेक्शन के बाद एबनॉर्मल गेन है जी इसमें स्प्रिंग 2021 में, स्प्रिंग 2021, इसका तो जवाब ही नहीं होना मेरे पास शायद, हाँ स्प्रिंग 2021 में एबनॉर्मल गेन है। अच्छा जी, नॉर्मल लॉस 1200 यूनिट का निकाला हुआ है आपने, देख लेते हैं। नॉर्मल लॉस 1200 यूनिट्स का निकाला हुआ है, वो कैसे? हाँ जी, 18,000 माइनस 3, 15,000, 15,000 का 12%, 15,000 का 12% करें जी बेटा, गलत है आपका जवाब। 1800 आता है, 1800 का नॉर्मल लॉस आता है। नॉर्मल लॉस आपने कैसे निकाल लिया? ऊपर क्या लिखा है, 1200? हेलो हेलो डाटा चुकते चुकते ही गलत कर लिया है। सही है भाई, 1 मिनट, 16,000 जमा 1800 जमा 3,000 तो 20,800, 800 का गेन आता है। एबनॉर्मल गेन 800 का आता है, आपने 600 का निकाला होगा, गलत है। एबनॉर्मल गेन 800 यूनिट्स का आता है जी जनाब। क्वेश्चन नंबर जो 12 था, इसमें ईपीयू मांगा है उसने, कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मांगी है, क्लोजिंग और ये एंट्रीज वगैरह। चलो ये कल करके आना, डिस्कस करेंगे, आज मैंने दूसरी क्लास में भी नहीं कराया। 12 क्वेश्चन दोबारा करें, घर से करके आइएगा। हमने जो आज ये बात करनी है वो जरा सुन लें गौर से। हमने आज क्या बात करनी है, 12वां सवाल कल डिस्कस कर लेंगे दोबारा, अगर कोई मसला हुआ तो दोबारा कर लें जिन्होंने नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, मैंने जो आज थोड़ी बतानी है बात वो ये है कि जब हम प्रोसेस 2 अकाउंट बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं? प्रोसेस 2 अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस 2 के मुतालिक बात करनी है जरा। जब हम प्रोसेस 2 अकाउंट बनाते हैं बेटा, अगर हम जनवरी के मंथ में बना रहे हैं तो 1 जनवरी को यहाँ पे आएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। क्या आएगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन। क्या आएगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वो नहीं है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन नहीं है, मिसाल के तौर पर। उसके बाद इनपुट ऑफ करंट मंथ, तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के दरमियान जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो ये इसके अंदर आएंगी, इनपुट ऑफ करंट मंथ। तो इनपुट ऑफ करंट मंथ में प्रोसेस 2 में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? मटेरियल रिसीव्ड आता है फ्रॉम प्रोसेस 1, 10,000 यूनिट्स और 70,000 की कॉस्ट है। उसके बाद इसमें कॉस्ट ऐड होती है तो मटेरियल एडिड होता है, और मिसाल के तौर पर कन्वर्जन है, ये 30,000 है और ये फॉर एग्जांपल 20,000 है। टोटल कितना बना? 10,000 यूनिट और इसका टोटल बना 1,20,000।
फिलहाल मैं कोई नॉर्मल लॉस शॉस नहीं दे रहा। एक्चुअल आउटपुट आएगी, मिसाल के तौर पर एक्चुअल आउटपुट है 6000 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट कितनी यूनिट्स है? अब ये एक्चुअल आउटपुट किस मंथ की है, किस महीने की एक्चुअल आउटपुट है? पूरे जनवरी के महीने की, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के दरमियान जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए, ये उन सब की एक्चुअल आउटपुट होती है। यकम जनवरी, सारे यूनिट यकम जनवरी को नहीं बन जाने, और सारे यूनिट 31 जनवरी को भी नहीं बनने। हर रोज थोड़े थोड़े यूनिट मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं, लेकिन हम प्रोसेस अकाउंट में इकट्ठे ही लिखते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, पूरे महीने के फॉर द मंथ तमाम यूनिट। उनकी कॉस्ट हमें नहीं पता। उसके बाद कोई अब नॉर्मल लॉस शॉस वगैरह कुछ नहीं। ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा इसके साथ कैरी डाउन लिखते हैं। ये 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का नहीं होता, ये 31 जनवरी वाले दिन का बैलेंस है। ये इस प्रोसेस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है। प्रोसेस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? और ये बैलेंसिंग फिगर निकालते होते हैं रियल लाइफ में तो, लेकिन मैं कैलकुलेट कराता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये कितने यूनिट्स है? 4000 यूनिट्स। इसके ऊपर अगर मैं कहूँ मटेरियल 80% कंप्लीट है और कन्वर्जन कितने परसेंट कंप्लीट है? 60% कंप्लीट है। मटेरियल कितने परसेंट कंप्लीट है और कन्वर्जन कितनी? तो ये बात याद रखनी है कि ये कंप्लीशन रेट मटेरियल कौन से वाले का है, मटेरियल रिसीव का कि एडिड का? ये जो प्रोसेस 2 में ये कंप्लीशन के रेट्स हैं, ये मटेरियल एडिड का है, रिसीव का नहीं। रिसीव पूरा लग के आया होता है, रिसीव का कोई रेट नहीं दिया होगा, रिसीव पूरा लग के आया है, वो 100% है हर जगह पे। और ये किस चीज का है? कन्वर्जन कॉस्ट का। ऐसे ही है। अब आप जब प्रोसेस 2 बनाए, ओ सॉरी सॉरी, इसी प्रोसेस में ईपीयू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कितने कॉलम बनेंगे बताओ? ईपीयू निकालने के लिए कितने, कौन कौन से कॉलम? 2 कॉलम। जो भी सोच रहा है गलत है। हमेशा प्रोसेस 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, पहले प्रोसेस के अलावा मैक्सिमम 4 कॉलम बन सकते हैं। मटेरियल रिसीव का कॉलम भी बनना है, मटेरियल रिसीव का कॉलम भी बनना है, मटेरियल एडिड का भी बनना है, लेबर का भी बनना है, एफओएच का भी बनना है। कम करने हैं तो कन्वर्जन को, लेबर एफओएच को इकट्ठा कर लो, 3 बनेंगे। और कम करना है तो फिर वो रिसीव और एडिट का इकट्ठा बन सकता है, अगर जवाब सही माना हो, जो कि मैं नहीं बनाता। मैं कभी भी रिसीव एडिट इकट्ठा नहीं बनाता, गलती हो जाती है पेपर में। मैं हमेशा मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल एडेड और कन्वर्जन, इनके कॉलम क्या बनाऊंगा? सेपरेट। लेबर एफओएच इकट्ठी कर लूंगा। जिसके भी दिमाग में 2 कॉलम आ रहे हैं वो गलत है। प्रोसेस 2 में यही चेंज है, वहां पर ईपीयू में 2 कॉलम नहीं बनने। कितने बनने हैं? 3। और उस कॉलम में हर चीज कंप्लीटेड है पहले से ही। रेफरेंस के लिए बना रहे हैं, अब मैं इसकी वजह भी बता देता हूं कि वो कॉलम 3 बनाने की क्या जरूरत है। एक्चुअली सुन ले, जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया था ना, तो मैंने तब ये बताया था कि प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड को कहते हैं इनपुट साइड, और क्रेडिट साइड का नाम होता है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड की ही ब्रेकअप है। ब्रेकअप का मतलब होता है उसी को डिवाइड करेगी। तो एक्चुअली पता क्या होता है, जब आप ईपीयू निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, तो अंडरलाइंग मकसद हमारा ये होता है कि इस कॉस्ट के कुछ टुकड़ा यहां आना है और इस कॉस्ट का कुछ टुकड़ा इधर आना होता है। यानी इस कॉस्ट के कितने टुकड़े हो जाने हैं?
ये जो 70,000 है इसके 2 टुकड़े करने और इसी के लिए कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। अगर आपने मटेरियल रिसीव का कॉलम ना बनाया ईपीयू में, कॉस्ट पर यूनिट ना निकाली, तो होगा क्या, ये जो 70,000 रुपए रिसीव हुआ है ना, ये दोनों में शामिल नहीं होगा। इसी तरह इसके भी 2 टुकड़े हो रहे हैं। मटेरियल एडिड का कुछ पोर्शन एक्चुअल आउटपुट का पार्ट बनता है और मटेरियल एडिड का कुछ पोर्शन किसमें आ जाता है। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा ना, फिर इसके 3 टुकड़े होंगे। डेबिट साइड पे जो रकम लिखी हुई है वो उसकी कॉस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही होगी। नहीं समझ आई बात? समझ आई है कि समझ? एक्चुअली डेबिट साइड पे लिखी हुई कॉस्ट की एलोकेशन हो रही होती है, इसीलिए कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। जब तक आप पर यूनिट पर आवर परसेंटेज में कॉस्ट ना निकाले, तब तक वो कॉस्ट एलोकेट ही नहीं हो सकती, तकसीम ही नहीं हो सकती। नहीं बात समझ आ रही? इसी तरह ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है, इसका क्या मतलब है कि ये जो डेबिट साइड पे तीनों कॉस्ट लिखी हुई हैं, इन तीनों का पर यूनिट हमें चाहिए ताकि हम इन तीनों को इसमें शामिल कर सकें और इसका कुछ हिस्सा इनमें शामिल हो सके। समझ आ रही है? तो कितनी कॉस्ट पर यूनिट चाहिए अब मुझे? मटेरियल रिसीव की कॉस्ट पर यूनिट अलहदा चाहिए, मटेरियल एडिड की कॉस्ट पर यूनिट अलहदा चाहिए, कन्वर्जन की कॉस्ट पर यूनिट। जब ये तीनों कॉस्ट पर यूनिट आ जाती हैं तो फिर इन तीनों का बर्डन, इन तीनों का वजन एक्चुअल आउटपुट पे चला जाता है कुछ, और कुछ वजन किस पे चला जाता है? क्लोजिंग पे। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि मटेरियल रिसीव का सारा पोर्शन इसमें आ जाए। नहीं, मटेरियल रिसीव के 2 टुकड़े ही होंगे बेटा। कुछ पोर्शन किसका पार्ट बनेगा और कुछ बनेगा क्लोजिंग। अगर इधर एबनॉर्मल लॉस हो, मिसाल के तौर पर एबनॉर्मल लॉस हो और वो कितना हो, 1000 यूनिट्स का, फिर आपको पता है कितने टुकड़े होंगे इसके? फिर ये जो डेबिट साइड पे कॉस्ट लिखी हुई है, इस कॉस्ट के 3 टुकड़े, मतलब ये हर टुकड़े को 3 हिस्सों में एलोकेट होना है। नहीं समझ आई? तो डेबिट साइड पे लिखी हुई हर कॉस्ट का ब्रेकअप होता है क्रेडिट साइड पे, जिसके लिए आपको कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। और कॉस्ट पर यूनिट इसीलिए असेंशियल है, जरूरी है। अब अगर मैं आपसे कहूं चलो निकालो जरा इसका ईपीयू, लॉसेस अभी मैं उड़ा देता हूं जो ओरिजिनल था। अगर इसमें मैं कहूं ईपीयू कैलकुलेट करो, क्रेडिट साइड को देख के ईपीयू निकालते हैं, डेबिट साइड को देख के। तो ईपीयू निकालें तो कितने कॉलम होंगे ईपीयू के? मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल एडिड, और जितनी परसेंटेजेस लेस देन 100% होगी वो इन दोनों के लिए है, इसके लिए नहीं। जिस कॉलम में हर चीज 100% काउंट होगी। तो ईपीयू का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट प्लस क्लोजिंग लॉस। नहीं था तो एबनॉर्मल लॉस गेन नहीं था तो नहीं है, मैंने नहीं लिखा, मैंने तो वैसे एज्यूम लिखा था, उड़ा दिया है। कितनी एक्चुअल आउटपुट है? तो 6000 यूनिट पे मटेरियल रिसीव, जी कितने काउंट करूंगा? 6000 यूनिट्स पे मटेरियल रिसीव पूरा लग के आया है, प्रोसेस 1 से पूरा लग के आया है। और उन्हीं 6000 यूनिट्स के ऊपर हमने पूरा मटेरियल ऐड, 6000 यूनिट कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एडेड। कन्वर्जन के हिसाब से वो, उसके हिसाब से भी वो 6000 यूनिट पूरे कंप्लीट है, विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन भी कंप्लीटेड है पूरे। क्लोजिंग वाले जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं? हाँ जी, 4000 यूनिट्स हैं, इन पे मटेरियल रिसीव पूरा लग के आया था, एडिड 80% है 3200, और कन्वर्जन कितने परसेंट है? अब आप जो बचे रिसीव और एडिड का कॉलम एक बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अब उनका जवाब गलत हो जाएगा। इसीलिए एडिड और रिसीव में हमेशा क्या बनाता हूँ? सेपरेट बनाता हूँ। तो 4 और 6 ये 10,000 आता है, ये 9200 और ये 8400। मैक्सिमम 4 कॉलम बन सकते थे प्रोसेस 2 में। कन्वर्जन की जगह आ जाता लेबर का कॉलम अलहदा और एफओएच का कॉलम
ये मैंने कन्वर्जन को इकट्ठा किया है फॉर टाइम सेविंग। इन दोनों को इकट्ठा मैं नहीं करूंगा कभी भी, होता भी होगा तो नहीं करूंगा। आई क्या वैसे इकट्ठा कर देता है, मैं नहीं करता क्योंकि गलती होती है। इसके बाद अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट क्या निकलेगी? ओपनिंग तो है ही नहीं। कॉस्ट पर यूनिट क्या निकलेगी मटेरियल की, बताएं जी। मटेरियल रिसीव की 70,000 कॉस्ट है, तो ये मेरा ख्याल है 7 रुपए पर यूनिट आ जाएगी। 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट 7 ही आती है ना इसमें, मेरी एज्यूम एग्जांपल में। ये कितना आ जाएगा? 30,000 मटेरियल एडिड है, कोई स्क्रैप स्क्रैप नहीं है, नॉर्मल लॉस भी नहीं है, 9200 यूनिट, और 20,000 डिवाइडेड बाय 8400 यूनिट्स। जी बताओ जी, ये 7 रुपए आ जाएगा पर यूनिट। ये एग्जैक्ट 3.209 हो गया। आगे 10, आगे भी होगा ना कुछ, 09 के आगे क्या है? 5 हो तो इसको 10 कर देते हैं बेटा। मैंने पिछली क्लास में भी कराया, सेम डाटा था, मैंने ये एज्यूम किया था। 2.3810, इन सबको ऐड कर लें। क्या आता है? वन नाइन। अच्छा, अब पता है क्या होता है, ये कितनी आई थी कॉस्ट पर यूनिट? तो असल में 7 को जब आप ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसमें से 42,000 इसके हिस्से में आया है। इसके हिस्से में पता है कितना आया है? 42,000, और इसके हिस्से में 28,000 आया होगा। समझ आ रही है? कॉस्ट पर यूनिट निकालने की क्या लॉजिक थी, और मटेरियल रिसीव का कॉलम क्यों बनाया था? एक्चुअली 70,000 के 2 टुकड़े होने थे, इस 70 में से 42 उसके अंदर चला जाना है और 28, लेकिन हमने लहदा लहदा नहीं लेके जाना, हमने तो ये एक्चुअल आउटपुट को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 12.6419 इंटू 6,000 यूनिट्स। जी मुझे बताओ क्या आता है ये? 7,758.51, बस ठीक है। ये 75। ये बता सकते हैं ये कैसे निकलेगा? क्लोजिंग कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग को एलिमेंट वाइज निकालने पे हम मजबूर होते हैं, एलिमेंट वाइज। तो वो कैसे निकलेगा? 7 रुपए पर यूनिट की मटेरियल रिसीव की कॉस्ट है, इनटू 4,000 यूनिट्स, प्लस मटेरियल एडिड की कॉस्ट क्या थी पर यूनिट? 3 इंटू 3200, प्लस 2.38 इंटू, तो क्या आता है ये? 44, बस 0.28 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इसके अंदर डेबिट साइड वाली कितनी कॉस्ट आ रही है, तो इसके अंदर 3 कॉस्ट का पोर्शन आ रहा है। ये जो इसके अंदर आ रहा है ना, ये मटेरियल रिसीव का कुछ पोर्शन है जो इनकम्प्लीट रह गया, मतलब प्रोसेस 2 के हिसाब से इनकम्प्लीट है। मटेरियल रिसीव की कॉस्ट है इसके अंदर, मटेरियल एडिड की कॉस्ट है, कन्वर्जन की कॉस्ट है। यानी इसके अंदर कितनी कॉस्ट छुपी पड़ी है? 3। रिसीव की कॉस्ट हमेशा प्रोसेस 2 में 3 या 4 कॉस्ट होगी, रिसीव की लाजमी होगी। अब बच्चे ये पूछते हैं रिसीव की कॉस्ट कहां से आ रही है? बेटा रिसीव की कॉस्ट के 2 टुकड़े हुए, कुछ आउटपुट का पार्ट बन गई है और कुछ
इसमें आ गई है, समझ आ गई है। रिसीव का की कॉस्ट है ये मटेरियल एडिड की कॉस्ट है, सारी नहीं है ये, सारी ना कहना, ये मटेरियल रिसीव की कॉस्ट का कुछ हिस्सा है जो क्लोजिंग से रिलेटेड था। मटेरियल एडिड की टोटल कॉस्ट का वो हिस्सा है जो किससे रिलेटेड है, क्लोजिंग से रिलेटेड है, और वो कन्वर्जन कॉस्ट का वो हिस्सा है जो किससे एसोसिएटेड या रिलेटेड है, क्लोजिंग। बाकी जो बाकी कहां गया, बाकी मटेरियल रिसीव कहां गया, बाकी मटेरियल एडिड कहां गया, बाकी कन्वर्जन कहां गया, जो डेबिट साइड पे था वो आउटपुट का हिस्सा बन चुका है। नहीं समझ आ रही? तो ये जो ब्रेकअप वाली बात है ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। आप कभी बैठ के, मैंने पहली क्लास में भी बच्चों से कहा है कि जब कैलकुलेशन कर रहे हो ना बार बार, तो एक दफा बैठ के तसल्ली से ये देख लें यार इस कैलकुलेशन के पीछे क्या मैकेनिज्म रोल प्ले कर रहा है, क्या अंडरलाइंग मकसद क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ सोचें थोड़ी सी। वो सोच आप करेंगे तो सोचेंगे तो समझ आएगी ना। अगर आप सोचेंगे नहीं, वैसे ही जो बस मैंने बताया रट्टा लगा लिया, तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं बन सकते। कॉन्सेप्ट इन्हीं रीजन से बनते हैं कि एक्चुअली प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड सब कुछ इकट्ठा लेके चल रही है, क्रेडिट साइड उसी डेबिट साइड को क्या कर रही है, डिवाइड ब्रेकअप शो कर रही है कि ये जो कॉस्ट डेबिट साइड पे आ रही है ये कहां कहां कितनी कितनी पड़ी हुई है। इस कॉस्ट के कितने टुकड़े हुए, कितने टुकड़े हुए, दो। मतलब जो जो कॉस्ट है उसके दो टुकड़े हुए। अगर क्रेडिट साइड पे एबनॉर्मल लॉस आ जाता या एबनॉर्मल गेन आ जाता तो तीन टुकड़े हो जाते। नॉर्मल लॉस में तो कॉस्ट आती नहीं, नॉर्मल लॉस में तो कॉस्ट आती नहीं। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा, अब जब ये कौन से महीने का था प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस 1 था 2 था। जब फरवरी का प्रोसेस अकाउंट बनेगा, फरवरी का प्रोसेस 2 अकाउंट बनेगा, तो ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ये यकम फरवरी वाले दिन क्या बन जाएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉड डाउन। क्या बनेगा? हाँ, और मैं जब ओपनिंग में लिखता हूं तो मेरी आदत है, क्लोजिंग में तो मैंने ये एक लाइन में कैलकुलेशन कर, अलग अलग लिखने की मुझे आदत है। मटेरियल रिसीव लिखूंगा, मटेरियल एडिड लिखूंगा, इकट्ठा भी लिख सकते हैं जैसे ये क्लोजिंग था। इस 44,000 को आपने ट्रांसफर किया है, क्या आपको ये समझ आई है कि ये ओपनिंग कहां से आया? ये प्रोसेस 2 का जनवरी का क्लोजिंग फरवरी का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। कितने यूनिट्स थे? इनमें से किसी एक के सामने लिख दें, रिसीव के सामने, एडिट के सामने, ओ नहीं सॉरी सॉरी, डबल फोर ये नहीं लिखना, बल्कि ये जो एक एक ब्रैकेट का जवाब नहीं था, 28,000 था, और फिर अगली ब्रैकेट का क्या था, 3200 इंटू 3.32 समथिंग, और ये। तो मैं प्रोसेस 2 में अगर ओपनिंग हो तो मैं ओपनिंग को इस तरह प्रेजेंट करता हूँ। उसके बाद में हेडिंग फिर क्या दूंगा, जैसे यहाँ ओपनिंग नहीं था, इसके बाद हेडिंग क्या होगी, इनपुट ऑफ, क्या लिखूंगा, इनपुट ऑफ करंट मंथ, जिसका मतलब होगा यकम फरवरी से लेकर 28 फरवरी के दरमियान जो पिछले डिपार्टमेंट से मटेरियल रिसीव होगा या मटेरियल कुछ आप ऐड करेंगे, तो इधर भी मटेरियल रिसीव आएगा। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये मटेरियल रिसीव 2 दफा क्यों आ गया है, मटेरियल एडिड भी 2 दफा क्यों आ गया है, कन्वर्जन भी 2 दफा क्यों आ गई है। मिसाल के तौर पर हमने 15,000 यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट की है, तो 75,000 और 50,000 इस मटेरियल रिसीव में और इसमें क्या फर्क है, कोई बता सके? ये जो मटेरियल रिसीव है और ऊपर वाले मटेरियल रिसीव में क्या फर्क है? जो ये नीचे नजर आ रहा है ना 15,000 यूनिट्स के सामने मटेरियल रिसीव, ये फरवरी के महीने में रिसीव हुआ है,
और जो पिछले महीने रिसीव होके नामुकम्मल पड़ा हुआ है मटेरियल रिसीव, वो ऊपर वाला है, यानी जो पिछले महीने के नामुकम्मल यूनिट के अगेंस्ट पड़ा हुआ है वो 4000 28,000 है। इन दोनों में फर्क क्या है, एक पिछले महीने का है और एक इस महीने का है। मटेरियल एडेड भी दो क्यों है, एक पिछले महीने का इनकम्प्लीट यूनिट से रिलेटेड एडिड है और एक इस दफा इनपुट आनी थी। प्रोसेस 2 में इसका मतलब है डेबिट साइड पे दो इनपुट्स होंगे, एक ओपनिंग वाली और एक करंट मंथ वाली। समझ आ रही है? इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड डाउन कॉस्ट। ये जो 28,000 का मटेरियल है इसको क्या बोलते हैं, और ये जो नीचे 75,000 रुपए का मटेरियल रिसीव लिखा है इसको बोलते हैं करंट कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं जो ऊपर मटेरियल एडेड यहाँ पे होगा ओपनिंग में, ब्रॉड डाउन मटेरियल एडेड, ब्रॉड डाउन। और इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले 50 को, करंट मटेरियल कॉस्ट एडेड। क्या इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? क्या फर्क होता है ओपनिंग वाले में और कॉस्ट फॉर द मंथ में? ओपनिंग वाला पिछले महीने से ट्रांसफर होकर आया है, प्रोसेस चेंज नहीं होता, प्रोसेस 2 का ही क्लोजिंग था, प्रोसेस 2 का ही अगले महीने का वो क्या बन गया, मंथ चेंज हुआ है सिर्फ। ओपनिंग क्लोजिंग में मंथ चेंज होता है, प्रोसेस चेंज नहीं। समझ आ रही बात जी? सुन लें, जब मैंने यहां लिखा तो ये 1 फरवरी वाला दिन था ना, और ये पीछे था डेट कौन सी, एक दिन का फर्क पड़ने से वो कंप्लीट अभी नहीं होंगे। कंप्लीट वो तब होंगे जब मैं यहाँ एक्चुअल आउटपुट लिखूंगा। ये यूनिट जब एक्चुअल आउटपुट का हिस्सा बनेंगे ना तब कंप्लीट है। अभी इनका कंप्लीशन रेट 80-60 काउंट होगा। ये मतलब 80% लगा हुआ है और ये कितने परसेंट लगा हुआ है लास्ट मंथ से। जब ओपनिंग आते हैं ना तो एक दिन ही तो चेंज हो रहा है सिर्फ, और एक दिन का ट्रांसफर, तो वो एक दिन में परसेंटेज 100 पे नहीं चली जाती। पिछले महीने के आखिरी दिन पे वो 80 था तो अगले महीने के पहले दिन पे भी वो कितने परसेंट कंप्लीट है, 80% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू। हाँ, जब मैं ये क्रेडिट साइड इसकी फिल करने लगूंगा तब ये मुकम्मल हो चुका हो, तब बल्कि पहले ये मुकम्मल हुआ होगा फिर नीचे वाले में से 15,000 में से मुकम्मल होगा। समझ आ रही है? तो दो तरह का काम नामुकम्मल है, एक पिछले महीने वाला 4,000 यूनिट्स का और एक इस महीने जो काम आपको रिसीव हुआ है वो 15,000 यूनिट्स वाला। ठीक है, समझ आ रही है? मैंने दूसरी क्लास में ये मिसाल दी थी, प्रोसेस 1 शलवार कमीज का कपड़ा काटता है सिर्फ, और वो कटिंग करके 1000 शलवार कमीजों का कपड़ा अगले प्रोसेस को दे देता है, प्रोसेस 2 को। प्रोसेस 2 1000 शलवार कमीज के कपड़े, कटे हुए कपड़े की सिलाई करता है, शलवार और कमीज दोनों बनाता है। अब उनमें से 1000 शलवार कमीजों का कपड़ा उन्हें कट के मिल गया है। कटिंग का काम किसका है, प्रोसेस, उन्होंने कटिंग कर दी हुई है, 1000 कपड़ों की कटिंग कर दी हुई है। प्रोसेस 2 ने उसमें से 800 शलवार कमीजों में शलवार और कमीज पूरी सी दी। 200 कपड़े ऐसे पड़े हैं जिनकी शलवार तो सिली पड़ी है, कमीज अभी तक। अब आप मुझे बताओ कि आप उन्हें कंप्लीट काउंट करोगे या इनकम्प्लीट काउंट करोगे? विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1 वो इनकम्प्लीट है कि विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 2? और प्रोसेस 1 ने तो काट के दिए थे ना, तो कटिंग तो हुई है, तो वो 200 यूनिट को पिछले प्रोसेस के हिसाब से कंप्लीट काउंट किया जाएगा, अपने काम के हिसाब से उनको क्या काउंट किया जाएगा, इनकम्प्लीट। अब मुझे बताओ कितनी शलवार कमीज अगले प्रोसेस में गई होगी? 800 के 200। प्रोसेस 3 में कितनी गई होगी? प्रोसेस 3 में, प्रोसेस 3 में जितनी कंप्लीट शलवार कमीजें होंगी वो अगले प्रोसेस में जाती हैं। जो 200 शलवारें बनी पड़ी हैं जिनकी कमीजें अभी तक नहीं बनी थी और मंथ एंड हो गया, वो अगले प्रोसेस में नहीं जानी।
वो तो उसी प्रोसेस में रहना है ना बेटा, अगले महीने का। मैंने प्रोसेस चेंज करा रहा हूँ। मैंने क्या प्रोसेस 3 में अगले मंथ की नहीं बात कर रहा। अगर मैं कहूँ हाँ 200 क्लोजिंग है तो अगले महीने का प्रोसेस 2 का ओपनिंग कितना है, मैं ये पूछूंगा। फिर मैं ये नहीं कहूंगा अगले प्रोसेस में कितनी ट्रांसफर का लफ्ज नहीं बोलूंगा। अगले प्रोसेस में कितनी शलवार कमीजें जाएंगी, 800 जो कंप्लीट है। उन 800 में से 700 के ऊपर इस्त्री करके पैक भी कर दिया है। 800 शलवार कमीजों में से 700 को इस्त्री करके पैकिंग करना काम था उनका। तो इसका मतलब है तीसरे प्रोसेस में कंप्लीट आउटपुट 700 की है। 100 शलवार कमीजें कंप्लीटेड है, कटी भी हुई है, सिली भी हुई है, बट इस्त्री नहीं हुई और पैक नहीं हुई। तो इसका मतलब है वो स्टिल इनकम्प्लीट है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 3। ना उन पे इस्त्री लगी है अभी तक, ना उनके ऊपर बिजली लगी है, ना उनके ऊपर वो पैकिंग हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पिछला प्रोसेस अगले प्रोसेस को कोई काम प्रोडक्ट देता है तो अगला प्रोसेस उसको अपने लिहाज से इनकम्प्लीट तो काउंट कर सकता है, पिछले के काम को वो इनकम्प्लीट नहीं कह सकता ना कर सकता, क्योंकि पिछले वाले ने कंप्लीट करके दिया है। तो 1000 शलवार कमीजों का कपड़ा काट के प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को दिया। 1000 में से 800 शलवार कमीजें मुकम्मल होके आगे चली गई, 200 इनकम्प्लीट है क्योंकि उनकी शलवारें बनी हुई है, कमीजें अभी तक नहीं बनी। जब उनकी अगले महीने 200 की शलवारों के साथ कमीजें बन जाएंगी तो फिर वो अगले महीने ट्रांसफर होंगी। करंट मंथ में 200 शलवार कमीज प्रोसेस 2 से ट्रांसफर नहीं हो सकती। तीसरे प्रोसेस में क्या हुआ, 700 शलवार कमीजों को इस्त्री करके लिफाफे में पैक भी कर दिया, वो आउटपुट है। और 100 शलवार कमीज वटो वट हुई पड़ी है ऐसे, उसकी पैकिंग नहीं हुई। ये है प्रोसेस। हर प्रोसेस ने अपने काम को देखना है कितने परसेंट कंप्लीट है, पिछला मुकम्मल है, लेकिन कॉस्ट उसने अपनी और उसकी दोनों काउंट करके देनी है, क्योंकि पीछे से वो आई है तो कॉस्ट भी साथ लेके आया यूनिट। कि पिछले वाले ने कटिंग पे कितनी कॉस्ट लगा दी, अब मैं कटिंग से एडिशनल स्टिचिंग कॉस्ट लगाऊंगा। स्टिचिंग वाले ने जितनी कॉस्ट लगा दी होगी, तीसरा प्रोसेस उस पर आयरनिंग की, इस्त्री करने की और पैकिंग की कॉस्ट जितनी लगाएगा वो सारी कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी है, कॉस्ट ने कम नहीं होना। इज इट क्लियर? याद रह जाएगा। जब भी सवाल आता है तो प्रोसेस 2 के क्लोजिंग में भी 3 रकमें होंगी, रिसीव लाजमी होगा और एडिट भी होगा, और ओपनिंग में भी रिसीव और एडिट दोनों तरह का मटेरियल होगा। ठीक है, नमाज पढ़ ले फिर आके बात करते हैं। आपको मैंने सवाल करवाना है अभी नोट्स में से एक। कौन सा सवाल करना है हमने आके, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 9 जी। जी किसको? एडिड को, हाँ जी। किसके लिए? जी क्यों? मटीरियल इज एडिड एट द एंडिंग ऑफ प्रोसेस का मतलब है जब यूनिट पूरा मुकम्मल होगा तब उसके ऊपर मटेरियल लगना है, और वो कोई पैकिंग वाला मटेरियल होगा। एडिड एट द एंड का मतलब होता है जब मुकम्मल पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तब उस पर मटेरियल लगना है, आखिरी वाला। तो क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट तो अभी 100% कंप्लीट ही नहीं हुए, उन पे कन्वर्जन 60% लगी हुई है। तो जब तक कन्वर्जन या जो भी कॉस्ट है वो पूरी नहीं लगेंगी बाकी वाली, तब तक मटेरियल नहीं लगता। पैकिंग तब तक नहीं होगी जब तक शलवार कमीज कटेगी नहीं, सिलेगी नहीं। खाली शलवार नहीं, कमीज भी हो, उसके बाद कमीज इस्त्री भी हुई हो, शलवार भी इस्त्री हुई हो, फिर पैक होएगी ना। तो वो जो पैकिंग का मटेरियल है वो एडिड एट द एंड होता है। इसीलिए वो तमाम शलवार कमीजें जो कटी नहीं, ओ सॉरी, जो कटी पड़ी हैं, जिनकी कमीजें बनी पड़ी हैं, शलवार नहीं बनी हुई, जिनकी दोनों कमीज और शलवार बनी पड़ी है लेकिन अभी तक इस्त्री नहीं हुई, वो तमाम की पैकिंग अभी तक नहीं हो सकती। चलो नमाज पढ़ लो,
फिर आके सवाल करेंगे। हमने सवाल करना है 9वां, बड़ा अच्छा सवाल रिवीजन के लिए। हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑटम 2014, क्वेश्चन नंबर 1। ऑटम 2014 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन में वो कहता है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर, किस डिपार्टमेंट का प्रोसेस अकाउंट बनाना है? फॉर द मंथ ऑफ जून 2000। तो यहाँ सारा डाटा जून का होगा, सिर्फ एक रकम मई से आई होगी। वो कौन सी रकम होगी? वो कौन सी फिगर होगी जो सिर्फ मई से होकर आई है? वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है जो मई का क्लोजिंग होगा। कुकिंग डिपार्टमेंट का तमाम डाटा जून का होगा सिवाय एक रकम के जो जून की ओपनिंग होगी लेकिन आई वो मई से है। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट का प्रोसेस अकाउंट बनाना है? अच्छा, वो कहता है अबाबील फूड्स प्रोड्यूसेस एंड सेल चिकन नगेट्स। बच्चे खाते हैं ना शौक से नगेट्स, फ्राई करके देती हैं वालदा। चिकन नगेट्स, चिकन नगेट्स में जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो चिकन होता है। मेन रॉ मटेरियल क्या होता है? और चिकन के बगैर नगेट्स बन नहीं सकते। तो वो कहता है बोनलेस चिकन, हड्डियों वाला नहीं, बोनलेस चिकन इज मिंस्ड स्पाइस्ड अप कट टू स्टैंडर्ड साइज। मिंस्ड का मतलब है उसका कीमा बनाया जाता है बीच में, स्पाइस्ड अप का मतलब है कुछ मसाले ऐड किए जाते हैं और देन उसको स्टैंडर्ड साइज पे काटा जाता है एंड सेमी कुक्ड इन द कुकिंग डिपार्टमेंट, और आखिर में उसको कुक कर दिया जाता है। सेमी कुक का मतलब है पूरा नहीं पकाया जाता। तो ये सारे काम किस डिपार्टमेंट में हो रहे हैं? कुकिंग डिपार्टमेंट। कुकिंग डिपार्टमेंट चिकन लाता है, चिकन को कीमा में कन्वर्ट करता है, फिर उसमें मसाले ऐड करके उसको सेमी कुक पका पकू के आगे ट्रांसफर कर देता है। क्या कहता है? सेमी कुक्ड पीसेस आर देन फ्रोजन एंड पैक्ड फॉर शिपिंग इन द, यानी जो सेमी कुक चीजें हैं वो किसका काम था? सेमी कुकिंग करना। कुकिंग डिपार्टमेंट के बाद उसको फ्रीज करके पैक कर दिया जाता है। तो वो कहता है सेमी कुक पीसेस कुकिंग डिपार्टमेंट फ्रीज नहीं करता। वो कौन सा डिपार्टमेंट है? वो अगला डिपार्टमेंट है जिसका नाम है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो एक्चुअली हम इस स्टोरी में प्रोसेस 1 का प्रोसेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। कुकिंग डिपार्टमेंट असल में प्रोसेस 1 है। और दूसरे प्रोसेस का क्या नाम है? आपने प्रोसेस 1 बनाना है 2 बनाना है? तो ये सारा डाटा प्रोसेस 1 का है। इसमें मटेरियल रिसीव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसमें सारा चिकन ये खुद ही खरीद के कुक करेंगे। ये लाइन सारी यूजलेस हो जाती है। ये सिर्फ यही तय करने के लिए थी कि कुकिंग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट 1 है या डिपार्टमेंट 2 है। डिपार्टमेंट 1 है कि 2 है? चिकन लाता है, उसको कीमा बनाता है उसका, फिर उसको सेमी कुक करता है और उसको फ्रीज करके पैक कौन करता है? फिनिशिंग, वो अगला है। सेमी कुकिंग के बाद ये काम होता है। आगे चले। इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट व्हेन द प्रोसेस इन द कुकिंग डिपार्टमेंट इज 80% कंप्लीट। ये क्या दिया हुआ है? हाँ जी, ये क्या दी हुई है? लिखे नोट्स पे। ये हमें दी हुई है इंस्पेक्शन स्टेज। ये हमें क्या दी हुई है?
जब भी क्वेश्चन में इंस्पेक्शन स्टेज आ जाएगी तो इससे हमारे सवाल के सॉल्यूशन पे दो इंपैक्ट आएंगे बच्चों। इंस्पेक्शन स्टेज आ जाए तो हमारे सवाल में दो जगह चेंज आएगा। पहला चेंज, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स जो निकाले जाएंगे उनको परसेंटेज से मल्टीप्लाई किससे निकालने, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी उसके लिए, और फिर नॉर्मल लॉस के यूनिट निकलेंगे। पहला चेंज ये आएगा। अब इसमें इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकाले बगैर आप नॉर्मल लॉस कैलकुलेट नहीं करते। जिस सवाल में भी क्या आ जाए, इंस्पेक्शन स्टेज आ जाए, नॉर्मल लॉस अगर 2%, 3%, 5%, 10% लेना है, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी पे लेना है, और इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, दी नहीं होती। दूसरा चेंज जो आएगा वो ये है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में जब मैं एबनॉर्मल लॉस या गेन लूंगा तो कन्वर्जन को 80% लूंगा। एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट इंस्पेक्शन स्टेज से आगे कंप्लीट, एबनॉर्मल गेन वाले यूनिट भी नहीं करेंगे आप, उनको कबाड़िए को बेच दिया जाता है जहां तक वो कंप्लीट है, उसके बाद उनको रिमेनिंग 20% कंप्लीट। तो इस सवाल में तो वैसे बिल्कुल सवाल में साइलेंट है, तो मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग वाली एजम्पशन है, ये मैं बता दूं। वैसे भी यहां से भी हिंट मिल रहा है, ये देखो मटेरियल 100%, मटेरियल 100%, और चिकन नगेट्स में चिकन ही ना हो तो क्या होगा, किसको कुक करना है। इसीलिए कॉमन सेंस भी ये कहती है कि चिकन नगेट्स के लिए जो एसेंशियल चिकन मटेरियल है, चिकन इज द रॉ मटेरियल, वो पहले लिया जाएगा। तो यहां पर इस लाइन का दूसरा इस्तेमाल क्या होगा कि जो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट होंगे उन पे मटीरियल 100% कंप्लीट काउंट करेंगे, और कन्वर्जन कितनी कंप्लीट काउंट करेंगे। मटीरियल के लिए तो मुझे फिक्रा पढ़ना पड़ेगा, ना भी दिया हो तो मटीरियल 100% कंप्लीट होता है। अगर कुछ ना कहा हो तो ये भी assumption है, मटीरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। ना लिखा हो ना तो ये assumption है, मटीरियल इज एडेड। ये कहीं लिखा नहीं हुआ सवाल में, ये मैंने इस सवाल में एज्यूम किया है। क्या किया है, लिखे नीचे, assumption लिया सर ने, मटीरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस या बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। मैंने ये assumption लिया पूरे सवाल में क्योंकि कहीं बताया नहीं मटेरियल कब लगता है, चिकन कब लगता है। तो पाई चिकन सबसे पहले लाओगे तो उसको काटोगे, उसका कीमा बनाओगे, उसमें मसाले डालोगे। चिकन नगेट्स में चिकन ही ना हो तो वो क्या होंगे नगेट्स फिर। इंस्पेक्शन पर इम्पैक्ट आते हैं। पहला, नॉर्मल लॉस के यूनिट इंस्पेक्टेड क्वांटिटी पे निकाले जाते हैं। दूसरा इंपैक्ट क्या आता है, एबनॉर्मल लॉस या गेन। इवन एबनॉर्मल गेन को भी, वैसे तो ये बोंगी है, ये बोंगी क्यों है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन वो यूनिट होते हैं जो जाया होने थे नहीं हुए, उनको कंप्लीट किया जाता है। लेकिन आई कैप में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन दोनों को, उसमें जो कन्वर्जन ली जाती है वो इंस्पेक्शन स्टेज से आगे मटेरियल के लिए फिक्रा पड़ेंगे या 100%। कन्वर्जन कहां तक लेनी है, इंस्पेक्शन स्टेज तक कंप्लीटेड काउंट करना है, उसके बाद कंप्लीट नहीं किए जाते अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट या गेन वाले। आगे चलें, नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है, 5% ऑफ क्या कहा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखे इनपुट नहीं, मैंने किसका लेना है, इंस्पेक्टेड इनपुट का या इंस्पेक्टेड क्वांटिटी का। ये लिखे यहाँ पे, मैंने इनपुट का नहीं लेना 5%, मैंने किस चीज का लेना है। और कॉपी काली लाल करो, नोट्स नहीं है आपके पास, भी नहीं है, मुफ्ता वनडे सा नजीर। तो 5 पर जाओ फोटोकॉपी से लेने फिर नोट्स। 5% का नॉर्मल लॉस है, कितने परसेंट का, उसमें से 2% नॉर्मल लॉस क्या है,
जब आप चिकन को पकाते हैं ना तो कुकिंग के दौरान उस चिकन का वेट कम हो जाता है। उसका वेट क्या हो जाता है? क्योंकि चिकन के अंदर पानी होता है थोड़ा सा, जब आप पकाते हैं ना कोई चीज, उसका पानी बुखारात बन के हवा में उड़ जाता है। तो अगर आपने 10 किलो चिकन लिया ना तो पकाने के बाद वो, घर में अम्मियां कहती हैं छौंक गया। छौंकने का मतलब होता है कि उसमें से पानी खुश्क हो गया है। वो चिकन 8 किलो 7 किलो रह जाता है पकने के बाद। चिकन का एग्जैक्ट चिकन का वेट फिर 10 किलो नहीं रहता। तो वो कहता है पकाने की वजह से कितना वेट कम हो जाता है? 2%। और 3% जब चिकन नगेट्स बन जाते हैं ना तो कुछ खराब बनते हैं और हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ये एस्टिमेटेड लॉस है। नॉर्मल लॉस कौन सा लॉस होता है? तो 2% जो वेट लॉस होता है एस्टिमेशन के मुताबिक, वो कुकिंग की वजह से है। और 3% नगेट्स बनने के बाद रिजेक्ट होते हैं 80%। कितनी तरह का नॉर्मल लॉस हुआ? फिर 2 तरह का। अब इन दोनों तरह का नॉर्मल लॉस इकट्ठा भी लिख सकते हैं प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे, अलग अलग भी लिख सकते हैं। नॉर्मल लॉस की हेडिंग देके नीचे लिख दें 2% लॉस ड्यू टू कुकिंग, 3% लॉस ड्यू टू रिजेक्शन, या इकट्ठा 5% भी लिख दें। नीचे कहता है द रिजेक्टेड नगेट्स, क्या लिखा हुआ है? रिजेक्टेड नगेट्स आर सोल्ड एट ₹60 पर केजी। ये क्या चीज है? ये स्क्रैप वैल्यू है। ये क्या है? अब ये रिजेक्टेड नगेट्स की स्क्रैप है। बताओ इनमें से दोनों पे ये स्क्रैप अप्लाई होगी? इसकी दी हुई है स्क्रैप रिजेक्टेड नगेट्स पे, इस पे अप्लाई इसलिए नहीं होगी कि जो हवा में बुखारात बन के लॉस होता है ना, वो बिकने के काबिल लॉस नहीं है, इवेपोरेट हो गया ना। अब बच्चे कहते हैं इसकी स्क्रैप क्यों नहीं है? वो पढ़ते भी नहीं, नीचे लिखा भी हुआ है उसने, रिजेक्टेड नगेट सेल होते हैं। और जो कुकिंग से वेट कम हो गया ना, वो लॉस हवा में पकड़ा ही नहीं जा सकता, उसको कौन बेचेगा? बेवकूफ सवाल है, कॉमन सेंस के खिलाफ है कि सर ये 60 रुपए है, उसका क्यों नहीं दिया हुआ? तो कभी भी लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन स्क्रैपेबल होता ही नहीं, इसका स्क्रैप नहीं है। और इसका स्क्रैप कितना दिया हुआ है नीचे वाले लॉस का? ₹60 पर केजी। क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, आगे चले। यानी नॉर्मल लॉस 2 तरह का है, कुछ लॉस का स्क्रैप दिया हुआ है और कुछ लॉस का स्क्रैप नहीं दिया हुआ। समझ आ रही है? आगे चले। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स 120% होते हैं किसका? आज नीचे लिखो, ये देखो नीचे मटेरियल कॉस्ट लिखी हुई है, लेबर कॉस्ट लिखी है, इसके सामने ओवरहेड्स लिखो। चलो बताओ कितने होंगे ओवरहेड्स? ओवरहेड्स कितने होंगे? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 30,000 केजी हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का जो ब्रॉड डाउन है उसका मटेरियल है 62, लेबर है। एफओएच कितने होंगे? 120% लेना है आपने, तो 1288 का 120% क्या आता है? 1546, बस राउंड कर ले, थाउजेंड्स में है ना, रुपीज इन थाउजेंड। कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए मैं पूरा लिखूंगा, बाकी मैं थाउजेंड्स में। ये एफओएच मिसिंग है, ये एफओएच किससे निकलेंगे? ये एफओएच का क्या दिया हुआ है? रेट, अप्लाइड रेट है ये। अच्छा, आगे मैंने लाइन पढ़नी है अभी, वैसे नीचे वाले भी निकाल ले जरा चलें। ये मटेरियल 50,000, लेबर 20,000 और एफओएच 24,000 है। 20,000 का 120%, 24,000 आता है बच्चे। 20,000 का 120%। अच्छा, अब आगे मैं इंग्लिश पढ़ लू फिर नीचे पढ़ता हूँ। इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग वेटेड एवरेज। एफको मेथड मैंने बताया था, जब ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए ना,
तो एवको अप्लाई, एवको में करना ये होता है कि जो करंट कॉस्ट होगी और ब्रॉड डाउन कॉस्ट दोनों को मर्ज कर देंगे। मर्जिंग सिखाई थी, मर्जिंग। तो इसकी वजह से क्या करना है आपने, ब्रॉड डाउन कॉस्ट, ये लिख लें इसके नीचे, ब्रॉड डाउन कॉस्ट को और करंट कॉस्ट को मर्ज करना है। मर्ज करना लाजमी है, मर्ज नहीं करेंगे तो नंबर कटेंगे। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, मर्ज। जब भी वेटेड एवरेज क्या है तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट, यानी ये जो मटेरियल नहीं लिखा हुआ 6260 और नीचे वाला मटेरियल लिखा हुआ है 50,000 रुपए, इन दोनों की कॉस्ट को मर्ज करना है। कब मर्ज करना है, जब पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। वैसे मर्ज नहीं करना, प्रोसेस अकाउंट में मर्ज करके नहीं दिखानी, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, एफओएच की कॉस्ट, ब्रॉड डाउन और करंट कॉस्ट को क्या करना है, मर्ज करना है। आगे चलें, क्या दिया हुआ है जी नीचे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 30,000 केजी है, 100% मटेरियल लग चुका था और कन्वर्जन कितनी लग चुकी थी, 50%। ये कंप्लीशन रेट मई के हैं, पिछले महीने के, क्योंकि ये मई से आए हैं। ये कंप्लीशन रेट जून के नहीं है। ओपनिंग के जितना भी डाटा दिया होगा वो लास्ट मंथ से आया है, अभी उसके ऊपर इस महीने में काम अभी होना है, ठीक है। तो पिछले महीने तक इस पे मटेरियल कितना लग चुका था, 100%। कन्वर्जन कितनी लगी थी, तो रिमेनिंग 50% करंट मंथ में जून में लग जाएगी और ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन पिछले महीने तक ये कंप्लीट नहीं थे। क्या ये इंस्पेक्ट हो गए थे कि नहीं, बताओ, पिछले महीने ये इंस्पेक्ट हुए थे कि नहीं, सोचो। इंस्पेक्शन स्टेज 80% है। मैंने कहा था इंस्पेक्शन स्टेज अगर 80 होना तो हर परसेंटेज 80 से ऊपर होनी चाहिए। तो क्योंकि इसमें कन्वर्जन 80 तक नहीं पहुंची थी, इसीलिए ये यूनिट पिछले महीने इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्ट, करंट मंथ में ये इंस्पेक्ट होंगे। करंट मंथ में ये 30,000 केजी क्या होंगे, तो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी लिख रहा हूं मैं नीचे, ये 30,000 केजी करंट मंथ में क्या होंगे, इंस्पेक्टेड का पार्ट बनेंगे। ओपनिंग में ये जो 30,000 केजी है ये पिछले महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए थे, करंट मंथ में ये इंस्पेक्ट होंगे। आगे पढ़े, कॉस्ट फॉर द मंथ, मैं इसको क्या बोलता हूं, इनपुट ऑफ करंट मंथ। तो मटेरियल एडेड 420 करंट मंथ में, इनपुट यानी इनपुट एजम्पशन होगी ये बिफोर इंस्पेक्शन ऐड हो गई है। वैसे भी मैंने ये लिखा हुआ है मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट, तो ये 4,20,000 भी इंस्पेक्टेड क्वांटिटी के लिए इनपुट काउंट होगी। आगे माइनस क्लोजिंग करना है कि नहीं करना वो देखते हैं बाद में। ये मटेरियल की कॉस्ट है, ये कन्वर्जन कॉस्ट है। वेट आफ्टर कुकिंग, यानी कुकिंग के बाद वेट, उसमें मसाले मसूले डालने से पहले के बाद से पहले वेट आफ्टर कुकिंग दिया हुआ है, और ट्रांसफर टू फिनिश डिपार्टमेंट दिया हुआ है, फिनिशिंग। इन दोनों में से कौन सी फिगर एक्चुअल आउटपुट है, वेट आफ्टर कुकिंग आउटपुट नहीं है, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स ये एक्चुअल आउटपुट है। क्योंकि जरूरी नहीं सारा ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर जितना हुआ है वो फिर हर चीज लग के मसाले मसूले ऐड करके फ्रीज करके ट्रांसफर हुआ है, ओ सेमी कुक करके। तो बेटा ये एक्चुअल आउटपुट है, ये रकम कोई एक्स्ट्रा इसका मैं इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा, ये कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। एक्चुअल क्या आ जाएगी, एक्चुअल आउटपुट, इसका मैं कुछ नहीं कर रहा, 362,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 65,000 केजी है, 100% मटेरियल लग चुका, यानी 30 जून की तारीख तक इस पे मटेरियल पूरा लगा हुआ है, कन्वर्जन 65% लगी है और इंस्पेक्शन 80 पे होती है। तो ये यूनिट करंट मंथ में इंस्पेक्ट, ये अगले महीने चेक होंगे, इन्होंने होना ही अगले महीने मुकम्मल है। तो -65,000 करें ताकि इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकले 3,85,000 केजी। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी 385 है, क्या कहते हैं, ऐसे ही है, क्या समझ आ गया 385 कैसे आया, ओपनिंग प्लस इनपुट। अच्छा मैंने कहा था इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन एज्यूम करनी है, ना बताया हो तो
हमने ये लाइन पहले एज्यूम कर ली हुई है, मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग, इस वजह से, इस लाइन की वजह से बिफोर इंस्पेक्शन ही है। क्लोजिंग अगर इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे पीछे है तो माइनस करके अगले महीने ट्रांसफर हो जाएगा, अगले महीने इनकी इंस्पेक्शन ड्यू होगी। नॉर्मल लॉस दो तरह का है तो निकाले ऊपर जाके, 2% का नॉर्मल लॉस एक है और 3% का नॉर्मल लॉस एक है। एक ड्यू टू कुकिंग है, वेट लॉस, और एक ड्यू टू क्या है, रिजेक्शन है। तो हमने 3,85,000 kg का कितने परसेंट करना है, 2%, और तो ये नॉर्मल लॉस के केजी आ जाएंगे। पहले 5 करके बाद में 2-3 ब्रेक कर लो, या डायरेक्ट, हाँ एक आंसर आएगा, सेम आएगा। 5 को बाद में 2-3 में ब्रेकअप कर लो। 5 पूरा क्यों करना है, ये 2-3 कर लो, बट ठीक है 5 खुद ही हो जाएगा। कितना आता है, 3 है, 1.5 या डायरेक्ट 385 का 5% कर लो, एक ही बात है। मैं लेकिन अलग अलग करूंगा क्योंकि स्क्रैप एक ही है कि नहीं है, इस तरह ना करें, एक ही स्क्रैप है एक ही स्क्रैप नहीं है। 385 ये ऊपर निकाला हुआ बच्चे। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी 385 क्या चीज है, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी पे नॉर्मल लॉस निकालना है। अब आपने डेटा इसमें छापना है, आ जाए मेरे साथ, 5 मिनट 7 मिनट डेटा छापे, जल्दी करें, करें सॉल्व, स्पीडीली छापे डेटा। तो प्रोसेस 1 अकाउंट लिखे हेडिंग, कहानी उसने मैं कह रहा हूं, और साथ ब्रैकेट में लिख दें कुकिंग डिपार्टमेंट। कुकिंग डिपार्टमेंट किस महीने का, फॉर द मंथ ऑफ जून 2014। लिखें जी, केजीज और रुपीज इन थाउजेंड। प्रोसेस की डेबिट साइड पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाँ जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। करें जी डेटा कॉपी, ब्रॉड डाउन, मटेरियल एडेड और कन्वर्जन। टाइम बचाने के लिए मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, ये प्रोसेस 2 नहीं है कि इसमें मटेरियल रिसीव भी हो, तो ये इकट्ठा भी लिख सकते हैं। 30,000 kg मतलब मटेरियल और कन्वर्जन जमा करके टोटल भी लिख सकते हैं। तो मटेरियल कितना था, 62, आप क्वेश्चन का डेटा सामने रखें। कन्वर्जन कैसी आएगी, 1288 प्लस 1546। क्वेश्चन का डेटा सामने रखना जरा बच्चों, क्योंकि मैं अब ऊपर 1288 ये लिखा है मैंने, 15 ओपनिंग के सामने वाली फिगर्स, 6260 मटेरियल है ओपनिंग में, और केजी ऑफ मटेरियल के सामने लिखते हैं। लेबर और एफओएच को मैंने इकट्ठा कर दिया कन्वर्जन के नाम से। कितना आता है ये जमा करना जरा,
टोटल, ये टोटल शो करना लाजमी है, यानी ये 30,000 और ये टोटल शो करना लाजमी है, अंदर का ब्रेकअप शो करना लाजमी नहीं है। ये तो इकट्ठा सब जमा करके इकट्ठा भी लिखो एक लाइन में। 9 क्या है? 9094, ये टोटल मस्ट है। और ये 30,000 केजी मस्ट है, जिसके ऊपर मैंने गुड लगाया, ये मस्ट है। अंदर वाला ये जो मैंने लहदा लहदा लिखा है, ये लिखना जरूरी नहीं। अब आप हेडिंग दें इनपुट ऑफ करंट मंथ। इनपुट ऑफ करंट मंथ जी, करंट मंथ में कितना स्टार्ट किया है? 4,20,000 केजी का चिकन नगेट्स बनाने के लिए आपने किया है, और 50,000 मटेरियल की कॉस्ट है, और कन्वर्जन 20,000 की लेबर थी, और मैंने 24,000 के एफओएच निकाले थे उसके सामने जी। तो ये बॉक्स बना के आएगा, इसका बॉक्स जरूरी नहीं होता वैसे। 94,000। तो टोटल डेबिट साइड आ जाएगी 4,50,000। टोटल क्या आ जाएगी? 4,50,000, और ये आ जाएगी 103094। चेक करो जरा। जी, क्रेडिट साइड पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? नॉर्मल लॉस एट स्क्रैप वैल्यू। हम लिखते हैं नॉर्मल लॉस एट स्क्रैप वैल्यू। सिक्सटी की। लेकिन नॉर्मल लॉस दो तरह का है, तो बुरल लगा के 2% वेट लॉस है, और 3% रिजेक्टेड नगेट्स हैं। इसकी स्क्रैप दी हुई है 60 रुपए पर केजी। ने वेट लॉस निकाला था इंस्पेक्टेड क्वांटिटी पे 7700 केजी, ये है। और 11 इसकी स्क्रैप नहीं है, और इसकी 6,93,000 693। क्या कहते हैं? ये नॉर्मल लॉस मैंने दोबारा नहीं निकाला, मैं ऊपर इंस्पेक्टेड क्वांटिटी की ये वर्किंग कर चुका हूँ, ये मेरी वर्किंग 1 है। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी पे नॉर्मल लॉस मैं निकाल चुका हूँ। तो वर्किंग 1 इसके साथ रेफरेंस दे दूंगा, ताकि मुझे इंस्पेक्टेड क्वांटिटी में मसला ना आए। इसके बाद अगली चीज हम क्या लिखते हैं? इसके बाद आगे लिखना होता है लाजमी, नॉर्मल लॉस के बाद सीक्वेंस भी अपने लिए फिक्स कर लें। नॉर्मल लॉस के बाद अगली चीज लिखनी होती है एक्चुअल आउटपुट, और वो आती है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पे। तो कितनी आउटपुट आपने कितनी वो आगे ट्रांसफर की है फिनिशिंग डिपार्टमेंट को? 3,62,000 केजीज। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैरिड डाउन होता है, ये 65,000 केजीज।
अब आप दोनों साइड का टोटल करके देखें। नहीं, 65,000 है। आप पुराने नोट्स ले आए हैं किसी से? इस साइड पे डिफरेंस आ रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा, क्रेडिट साइड पे फर्क आ रहा होगा। जी, क्रेडिट साइड पे ये डिफरेंस आ रहा होगा, तो ये हमारा क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस। क्रेडिट साइड पे ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये एबनॉर्मल लॉस की है। अब आप अपनी क्रेडिट साइड को देख के ईपीयू बनाएंगे, वर्किंग टू, और कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। तो वर्किंग 2.1 में ईपीयू और वर्किंग 2.2 में एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, बल्कि एवरेज कॉस्ट पर केजी, पर यूनिट नहीं, सॉरी। ये कौन सा प्रोसेस है, 1 है 2 है? प्रोसेस 1 में मैक्सिमम 3 कॉलम बन सकते हैं। मटेरियल, ईपीयू में मटेरियल, लेबर, और मैं यहाँ पे कितने कॉलम बनाऊंगा? क्योंकि मुझे कंप्लीशन रेट 2 नजर आ रहे हैं, मटेरियल और कन्वर्जन ही, तो बेहतर है टाइम बचाओ प्रोग्राम। तो मटेरियल का कॉलम, और इसमें एजम्पशन ली थी कि मटेरियल बिगिनिंग पे लग जाता है। एजम्पशन क्या लिया मैंने? मटेरियल बिगिनिंग पे। चलें जी, ईपीयू निकाले। तो ईपीयू में सबसे पहले क्या लिखते हैं? एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स प्लस एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स। जी, नॉर्मल लॉस नहीं लिखना होता। एक्चुअल आउटपुट वाले यूनिट पे मटेरियल चिकन पूरा लगा हुआ है। जी, एक्चुअल आउटपुट वाले यूनिट्स पे मटेरियल पूरा लगा हुआ है, चिकन, और कन्वर्जन भी कुछ ना कहो तो पूरी लगी हुई है, बल्कि पूरी लगती है। एक्चुअल आउटपुट पे तो हर एलिमेंट पूरा लगा होता है। एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट जो है, जी, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट, क्योंकि मैंने ये assumption एट द स्टार्ट, इस वजह से मटेरियल तो 100% कंप्लीट लग चुका होगा, लेकिन जो कन्वर्टेड होंगे ना, वो इंस्पेक्शन स्टेज तक, एज पर इंस्पेक्शन स्टेज तक कन्वर्जन। एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट पे मटेरियल का रूल अपना है, कन्वर्जन कितनी लगी होगी जहां तक इंस्पेक्शन हुई है। तो यहाँ 3750 शायद आ जाएगा, और इधर 3000, यानी एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट पे चिकन सारा लग चुका है, लेकिन कन्वर्टेड वो कितने परसेंट है? कन्वर्टेड कितने हैं? 80% पे इंस्पेक्ट हुए, और उधर ही इंस्पेक्टर ने कहा इन्होंने साइड पे कर दो, ये खराब है, रिजेक्शन है, ये जो भी है, इनको अलहदा कर दो, ये लॉस अलहदा कर दो, इनको रिमेनिंग 20% कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट का तो कंप्लीशन रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 100% मटीरियल, 65% कन्वर्जन, 65,000 kg। 4225
50 ले जी, टोटल करें। 430,750 kgs। 40250 kgs। अब हमने क्या निकालनी है? कॉस्ट नहीं, एवरेज कॉस्ट पर केजी। एवको मेथड है, एवको मेथड था। क्या निकालनी है? तो अब वो मटेरियल की ब्रॉड डाउन कॉस्ट लेंगे। ब्रॉड डाउन पहले ये 6260, 3 सिफर कॉमन है तो वो लिखने हैं आपने। मटेरियल की ब्रॉड डाउन कॉस्ट लिखेंगे पहले, प्लस करंट कॉस्ट लिखेंगे। मेरा ख्याल है 50 मिलियन थी, माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस करेंगे 6,93,000 डिवाइडेड बाय ईपीयू। ईपीयू पूरा लिखेंगे। मटेरियल ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट। करंट कहां से आई? ये देखो, ये दोनों लिए हैं। 6260 50,000 और माइनस स्क्रैप 693। कन्वर्जन भी लिख लो पहले। ब्रॉड डाउन कितनी है कन्वर्जन? एफको मेथड में ब्रॉड डाउन कन्वर्जन 2834,000 प्लस 44 मिलियन। करंट कन्वर्जन चेक करें। एवको को एवको कहते इस वजह से हैं कि केजी तो इकट्ठे पहले ही है। ब्रॉड डाउन करंट कॉस्ट को मर्ज आपने करना है। ब्रॉड डाउन को ये कितना आता है? 129 और ये तकरीबन ये भी 115 रुपए पर केजी है। दोनों को ऐड अप कर ले। कितना आता है? ब्रॉड डाउन कॉस्ट क्यों ऐड की है? मुझे कैसे पता चलेगा ब्रॉड डाउन कॉस्ट ऐड करनी है? अगर क्वेश्चन में ओपनिंग हो और एवको मेथड कहा हो, वेटेड एवरेज वैल्यूएशन मेथड कहा हुआ था उसने, ये लिखा हुआ था वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से करें, तो इस वजह से ओपनिंग की कॉस्ट और करंट कॉस्ट दोनों जमा करके एवरेज कॉस्ट निकालनी है। अब आप अपनी प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड फिल कर ले बस। तो मेरा ख्याल है ये 244, 244 है ना, 244 पर केजी इंटू 3,62,000 केजीज। जी क्या आता है? 88,328 थाउजेंड्स में राउंड करके। एबनॉर्मल लॉस को, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट ईपीयू में डिफरेंट है मैंने कहा है। जब डिफरेंट हो ना किसी के यूनिट तो एलिमेंट वाइज लेते हैं उसको। जी एलिमेंट वाइज। इसके ईपीयू में देखे यूनिट डिफरेंट है, इसके यूनिट ईपीयू में सेम थे। जब सेम हो तो टोटल से जरा दे सकते हैं, जिसके यूनिट डिफरेंट हो उसको एलिमेंट वाइज कैलकुलेट करना है। तो अब आपका एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट होगा
129 इंटू प्लस 115 3000 kgs जी 829 आ जाएगा। क्लोजिंग भी ऐसे ही निकलेगा। वन 129 इंटू 65,000 प्लस 42,250 ये बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, तो वैसे मैं कैलकुलेशन करवाता हूँ, बैलेंसिंग भी आ सकते हैं। हाँ जी 13 4 होगा। फोर के बाद पॉइंट्स छोड़ देना। तो ये सवाल में कोई नया पॉइंट नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिस थी, और ये सवाल था ही प्रोसेस 1 का। ये गलत नहीं आ रहा। 243 है, नहीं फिर 244 होगा। हम्म हाँ 130 अब ठीक है। तो ये प्रोसेस 1 की ही प्रैक्टिस थी इसमें। कौन से प्रोसेस की? जब आप करवाते हैं तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। मैं जब सवाल पढ़ता हूं तो मेरी रीडिंग ही ऐसी होती है कि सवाल में हर लाइन की क्या अहमियत है। अगर मुझे अपने रूल का पता है तो मुझे अहमियत का पता है। जो मेरे रूल से बाहर है उसको मैं छोड़ देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। घर से कौन सा क्वेश्चन करके आना है नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 12 और 11 और 12। जिन्होंने 10 नहीं किया वो 10 भी कर लें। सॉल्यूशन अभी शेयर नहीं होंगे, चैप्टर मुकम्मल होने पे शेयर होंगे। ਤੁਸੀਂ छापा ला लेंदे हो, इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ सोचना पैंदा है, अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगले दिन सॉल्यूशन दिखा तो देते हैं हम, तानू की मसला है, लग जाएगा सॉल्यूशन जी। कल